हेलो एवरीवन, अब मैं लेके आ रहा हूँ आज आपका नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू के सीएमएडी क्लास के। ठीक है, आज में हम बात करेंगे कि कुछ और एमसीक्यू की जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदे होंगे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो आप लोग को कोशिश ये करने हैं कि आप लोग के लिए जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपकी एक तरीके से लास्ट वीक रिवीजन क्लासेस ही हैं। इनको बस आपको देखते जाना है। अगर आप लोग को लगे कि हम लोग स्लो पढ़ा रहे हैं तो आपको 1.25 स्पीड करके तो जल्दी जल्दी अपनी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं एंड तक आपको न्यूमेरिकल भी कराता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करते रहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ट स्टैंड्स फॉर। मैंने कल आपको बता चुका था कि पर्ट का फुल फॉर्म आपको पूछने। देखो आज मैंने आपको क्वेश्चन लेके आए भी हैं कि पर्ट का पूछ ही लिया कि पूरी फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि पर्ट का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोग्राम, ठीक है, इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो ये होता है पर्ट का फुल नेम। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट कह रहा है प्रोग्राम एस्टिमेशन रिपोर्टिंग, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रोसेस एस्टिमेशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, यही सी हमारा ऑप्शन सही है। अब देखो मैंने पर्ट में आपको और सारे टॉपिक बताए थे कि पर्ट क्या 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 चीज़ें फॉलो करता है। पर्ट फॉलो करता है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट इसमें पर्ट के बारे में जो कल मैंने बताया था उसी का रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों को। एक बताता है कि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है। ठीक है, और बी ऑप्शन कहता है कि ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, और इसके जो ये क्या होता है नॉन रिपीटेटिव वर्क के लिए होता है। ठीक है, ये आपके मोस्ट इसके क्वेश्चन बनते हैं इस पर। ठीक है, इसको आप लोग इसीलिए आपको दोबारा मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिपीटेटिव वर्क के लिए होता है। और डी इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है कि पर्ट का कोई एग्जाम्पल बताइए। तो इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम अपना काम करते हैं वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारी पर्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइक DRDO, ठीक है, इसरो, ये सारे जो होते हैं ये सब हमारे पर्ट पे ही फॉलो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ बात किया गया है कि पर्ट का जो फुल फॉर्म होता है पर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसके, ये भी बता चुका था कि इसमें 3 इसके टाइम डिपेंडेंट होते हैं। एक होता है अपने मिस्टिक टाइम होता है जो बिना बाधा के पूरी कार्य गुणता के साथ पूर्वक चले जाता है। एक पेसिमिस्टिक बताया जो निराशावादी होती है, जो आपकी कुछ लेट के कारण होती है। मोस्ट लाइकली टाइम होती है जो आपका सर्वाधिक संभावित समय होता है। और एक आपको फॉर्मूला बता चुका था कि जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है, ठीक है, टी नॉट प्लस T=T0+4 माइनस TP डिवाइड बाई 6। ये आपका इस पर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है ये। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि इन पर्ट एनालिसिस द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्यूरेंस। ठीक है, पर्ट में कह रहा है कि जो टाइम एस्टिमेट लेते हैं उसकी एक्टिविटी और प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, या और कैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेकन टू रिप्रेजेंट कंप्लीशन टाइम इन पर्ट एनालिसिस इज। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है, जो अप्रोच फॉलो करती है पर्ट, तो क्या उनसे फॉलो करती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर, इसके बारे में मैंने कल इसके डायग्राम को भी समझाया था। आज दोबारा बता दूं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए फॉलो करता है क्योंकि जो इसकी एक्सपेक्टेड, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, इसका फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे अगर मैं मानूं कि यहाँ मेरे, ठीक है, T0, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम होती है, यहाँ हमारा यहाँ TM होता है, यहाँ TP होती है पेसिमिस्टिक जो निराशावादी टाइम होती है, और ये होती है आपका T0 होती है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होती है। ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते रहते हैं इसमें, इसलिए क्या होता है कि ये 3 रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, ये होती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है आपका CPM। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड जो होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर सी है आपका। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कह रहा है कि माइलस्टोन चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर। तो माइलस्टोन चार्ट, ठीक है, माइलस्टोन चार्ट को मैं बता दूं तो उसके पहले मैं बता दूं कि ये, ठीक है, ये चार्ट होती है, ठीक है, एक्टिविटी, अगर ये एक्टिविटी की, ठीक है, एक एक्टिविटी और, ठीक है, ग्राफिकल चार्ट होती है, एक्टिविटी और टाइम के बीच का, ठीक है, रिप्रेजेंट जो होते हैं वही होते हैं माइलस्टोन चार्ट है। जो जितने भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं पर सीपीएम में, उन्हें हम एक्टिविटी और टाइम के बीच में ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये माइलस्टोन चार्ट जो होता है ये होता है बार चार्ट का, ठीक है, बार चार्ट का इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। और पर्ट तो मैंने बता ही चुका है कि ये आपका क्या होता है, सीपीएम भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ बार चार्ट की। बार चार्ट होता क्या है? बार चार्ट क्या होते हैं कि जो हम कोई भी, अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसकी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बार चार्ट में वर्टिकल लाइन जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट करती है। और ये भी पूछता है कि क्वेश्चन में कि ओरिजेंटल, ठीक है, ओरिजेंटल लाइन जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए बार चार्ट को क्यों हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और बार चार्ट को इन्वेंट किसने किया? बार चार्ट को इन्वेंट किए हैं हेनरी गैंट साहब, ठीक है, हेनरी गैंट साहब ने इसे इन्वेंट किया था, ठीक है, किसे? बार चार्ट को। अब होता क्या, इसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बार चार्ट जब बनाते हैं ना, तो अगर कोई मान लो ये कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, और एक मेरा दूसरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है, अगर मैं ये प्रोजेक्ट बनाया फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट दूसरा स्टार्ट किया, अगर मान लो ये मेरी एक एक्टिविटी ए है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी मेरी ए बी एक्टिविटी, ए मेरी एक्टिविटी सी है, तो जब तक मैं अपनी ए कार्य को फॉलो नहीं कर देता, ठीक है, एक वाले को अगर कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक मैं बी वाले को नहीं स्टार्ट कर सकता। या हमें ये भी होती है कि ये ओनली एक्टिविटी होती है, इसकी सब एक्टिविटी नहीं होती, इसमें हमें ये नहीं पता है कि हम और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई, ठीक है, चार्ट में अगर मान लो कोई मुझे लाइन बिछानी है, पाइप लाइन बिछानी है अपने शहर में, तो मान लो अगर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ये मेरी एक्टिविटी है कि मुझे अपनी खुदाई करनी है, ठीक है, पहले तो मुझे खुदाई करनी होगी, फिर मुझे एक पता है कि मुझे खुदाई के बाद मुझे पाइप बिछानी है, ठीक है, ये मेरी एक्टिविटी ए हो गई, ये मेरी एक्टिविटी बी हो गई। अब मुझे ये भी पता है कि मुझे उसके बाद में जो गड्ढे खोदे हैं जिसमें लाइन बिछा दी उसको मुझे फिल करने हैं, ठीक है, उसको जब फिल करना है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे किस किस चीज़ से खुदाई करनी है, कि ये कितने टाइम लगेंगे, क्या मुझे मजदूरी करानी है, क्या कैसे क्या है, ठीक है, इसके टाइम मनी कोई कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हमें और ये भी नहीं पता कि हम जो ये पाइप लाइन बिछा रहे हैं, ठीक है, पाइप लाइन ला कहाँ से है, कैसे ख़रीदना है, कहाँ से इन्वेंट करना है, कैसे उसका पेमेंट कब करना है, ये भी हमें नहीं पता है। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हम इसी को इम्प्रूवमेंट की गई है कि हमें सब एक्टिविटी न शो होने के कारण, लैक ऑफ डिटेल होने के कारण हमें इसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ा बार चार्ट को। ये हमने जो डायग्राम बनाए हैं ये था बार चार्ट, ठीक है। अब मैं जब इसकी, ठीक है, अब क्यों इसको इम्प्रूवमेंट करा, जब मैं इम्प्रूवमेंट किया तो मान लो अब मैंने इस माइलस्टोन चार्ट में क्या होता है कि हम इसमें सब एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये मेरा, मैंने बताया कि ये मेरी पाइपलाइन को बिछाने का काम है, ठीक है, ये पाइपलाइन के लिए था। अब मुझे इसमें एक एक्टिविटी शो करनी है, ये एक्टिविटी मान लो 1 नंबर ये मेरा शो कर रहा है कि मुझे पाइपलाइन जाके इंस्पेक्शन करने हैं। ये मेरी बी 2 शो करेगा कि मुझे पाइप जो ख़रीदनी है वो किस क्वालिटी की है। ये थर्ड ऑप्शन इसका शो करे, सब एक्टिविटी फॉलो करेगी कि मुझे कितने रुपए में ख़रीदनी है, उसके पेमेंट करने हैं, ठीक है। अब मुझे फॉलो करनी है कि उसको लाना है और फिर इसे लेइंग करनी है, बिछानी है इसे, ठीक है। तो अब मेरा जो माइलस्टोन चार्ट होता है, अब ये मेरा माइलस्टोन चार्ट हो गया जिसमें मैंने सब एक्टिविटी को फॉलो कर दिया, ठीक है, इसमें सब एक्टिविटी को शो कर दिया। इसलिए जो हमारी ये चार्ट हो गई ये माइलस्टोन चार्ट हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्या किया, बार चार्ट को ही इम्प्रूवमेंट किया गया है माइलस्टोन चार्ट में, ठीक है। अब मैं बात करूँ, यहाँ देखो, यहाँ बताया गया है कि बार चार्ट को ही संशोधित करके हमने माइलस्टोन चार्ट बनाया है। इसमें क्या होता है कि बार चार्ट में मुख्य क्रियाओं से संबंधित कुछ क्रियाएँ अलग से नहीं दिखाई जाती, इसलिए हमने क्या करते हैं, इसमें दोबारा हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन करते हैं और इसको शो करते हैं अपनी डिफेक्टेड को, ठीक है। इसको और इसे इन्वेंट किया था गैंट साहब ने 1940 में इसे संशोधित करके बनाए थे।
अब बात कर रहे हैं, पूछ रहा है कि गैंट चार्ट जो मैंने ऊपर बताई, गैंट चार्ट इंडिकेट क्या करता है, ठीक है। गैंट चार्ट इंडिकेट क्या करता है, गैंट चार्ट इंडिकेट करता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक शेड्यूल जो एक्टिविटी, ठीक है, जो एक्टिविटी मेरी ए बी सी जो एक्टिविटी है, ठीक है, और ये इसका टाइम, ये इसकी टाइम जो थी, ये इसके कंपैरिजन करता है कि ये काम फुला हो गई, ये दूसरी काम हो गई, ये तीसरी, ये एक दूसरे से इसकी कंपेयरिंग होती है, इसकी शेड्यूलिंग ही, तो इसलिए इसका इंडिकेट करता है। तो ये होता है इसका ऑप्शन, ये कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस जो हमारे होते हैं उसको विद शेड्यूल्स के साथ इसमें कंपेयर करता है, यही हमारा इंडिकेट करता है कौन सा, गैंट चार्ट, ठीक है। और बार चार्ट को ही गैंट चार्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसे इन्वेंट किन्होंने किया था, गैंट साहब ने, ठीक है, हेनरी गैंट ने ही इसको इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम भी हेनरी गैंट चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्रिटिकल पाथ। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था डायग्राम शो करके, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो ये मेरी एक एक्टिविटी है, ठीक है, ये मेरी एक्टिविटी ए है, ठीक है। अब मैंने इसको इवेंट में शो किया, ये मेरी एक्टिविटी बी हो गई, ये एक्टिविटी मेरी सी हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ऐसे ही मैंने कुछ और शो किए, ठीक है, ये मेरी डी हो गई, ये मेरी ई हो गई, ठीक है। अब मैंने कहीं इंड कर दिया अपने प्रोजेक्ट का कंप्लीशन, मान लो ये एफ हो गई, ठीक है, ये एरो के साथ शो किए जाते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है। मैंने कल बताया था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। मान लो अगर यहाँ से मैंने ये वाली एक्टिविटी इस वाली एक्टिविटी से ऐड हो रही है, ठीक है। मान लो अगर ये मेरा काम है कि छड़ सरिया जो भी होते हैं अगर मुझे लागे कंस्ट्रक्शन करने हैं और ये वाली एक्टिविटी है इसको मुझे स्लैब करने हैं, तो ये वाली एक्टिविटी ऐड हो गई ना, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए। तो अब मेरी ये वाली चार्ट यहाँ से लंबी हो गई, ठीक है, 1 2 3 और ये होती 1 2 3 4, ठीक है। अब जिसमें जो ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है, जो जिससे ज़्यादा समय लगता है, वही हमारी होती है एक्टिविटी पाथ, ठीक है, वही हमारी क्रिटिकल पाथ होती है। तो मान लिया ये मेरी क्रिटिकल पाथ हो गई, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो पाथ होती है वही हमारी होती है क्रिटिकल पाथ, और ऑलवेज लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, हमेशा ये लॉन्गेस्ट होती है। ये क्रिटिकल पाथ में मेथड में ही बताई गई चीज़ें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स इज यूजुअली फॉलोड बाय रेलवे डिपार्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज। अब रेलवे पूछ रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे इंटरव्यू तक में पूछे गए हैं, वाइवा में पूछे गए हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। पूछता है कि रेलवे डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, परसेंटेज रेट होती है, चीप प्राइस रेट होती है, लाइन आइटम रेट होती है, लैम्प सेम होती है। तो परसेंटेज रेट, ठीक है, परसेंटेज रेट जो होती है हम किसी कार्य को 1% के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। वो पीस वर्क होती है, जो हम कोई अगर एक्टिविटी या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम डिवाइड करते हैं एक पार्ट में, ठीक है, एक पीस में डिवाइड करके हम बारी बारी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। वसुधर आइटम रेट पढ़े होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लमसम की। लमसम जो होता है, लमसम जो एक अप्रॉक्स में मान के हम किसी जैसे छोटे जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, वो लमसम एस्टिमेट में ही आती है। और आइटम रेट, ये आइटम रेट जो होती है हमारी हर यूनिट की, ठीक है, जो कि डिटेल के बारे में बात है, डिटेल्ड अप्रॉक्सीमेट के बारे में बात करती है, ये हमारी होती है आइटम रेट पे ही, ठीक है। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे इंटरव्यू आई में पूछे जाते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट और कंस्ट्रक्शन पर्पज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेलवे के ठेकेदार उद्देश्य के लिए प्रत्येक आयोग की दर से ठेका, ठीक है, प्रत्येक आइटम के बारे में ही हम जो भी हिसाब रखने होते हैं वही लेने होते हैं। तो ये हमारी जो होती है आइटम रेट पर। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने कल पूछे थे, ठीक है, इसके फार्मूले आपको बता रखे थे और आज भी मैंने इसके फार्मूले बताया हूँ, ठीक है। अब आप लोग इसको पहले पूरी वीडियो यहाँ पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यहाँ आंसर देखना। मैं यहाँ अब बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करना वीडियो को पॉज करना, पहले इसे सॉल्व करना, फिर जाके आगे वीडियो देखना। अब मैंने बताया था कि ये जो होती है एक्सपेक्टेड टाइम, यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, टी पूछ रहा हूँ, टी क्या होगा यहाँ पे, इसकी क्या होगी ये, ठीक है। जॉब ए के लिए एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगी, जॉब बी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगी। यहाँ आपको टी नॉट, टी एम और टी पी दे रखे हैं, स्टार्टिंग में इसके फार्मूले बता रखे हैं। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं जॉब ए के लिए बात करूँ,
जॉब ए के लिए अगर बात करूँ तो अगर मुझे टी निकालने हैं तो टी का फार्मूला क्या दे रखा है, टी का फार्मूला मैंने बता रखा आपको कि होता क्या है, टी नॉट प्लस 4Tm प्लस TP डिवाइड बाई 6 होता है। ठीक है, तो अब टी नॉट यहाँ दे रखा है, जॉब ए के लिए रखेंगे 4 प्लस उसके बाद मुझे टी एम मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा है 6, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, प्लस यहाँ मेरा टीपी पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है, निराशावादी समय दे रखा है 11। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा डिवाइड बाई 6, इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे तो ये जाएगी 4, ये हो जाएगी 24, ठीक है, ये हो जाएगी 11। अब इससे डिवाइड किया 6, इसको सॉल्व किया तो हो जाएगी 20, 35, 39। ठीक है, 39 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.5। ठीक है, 6.5 के अप्रॉक्सीमेट आ गई। ठीक है, ये हो गई मेरी इसकी वैल्यू 6.5। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेड टाइम हो गई। अब मैं बात करूँ जॉब बी के लिए। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करूँगा जॉब बी के लिए। जॉब बी के लिए क्या कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम के लिए क्या कह रहा है कि टी नॉट, ठीक है, मोर ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे रखा है 5 प्लस उसके बाद टी एम, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई मोस्ट लाइकली टाइम करेंगे 10। ठीक है, प्लस क्या करेंगे फिर हम पेसिमिस्टिक टाइम रखेंगे 12 डिवाइड बाई क्या करेंगे 6। अब इसे मैं सॉल्व करूँ तो हो जाएगी 5 प्लस 40 प्लस 12 डिवाइड बाई 6। अब हो जाएगी इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी 257। ठीक है, 57 आएगी, सॉल्व कर लेना 57, उसके बाद आ जाएगी ये 9.5 के अप्रॉक्स में आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना एक बार अपने खुद। ठीक है, अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू सही है जो मैंने बताया यहाँ सॉल्व करके। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के एंड पे। मैं आप लोग को इसकी डेली PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो कोशिश करो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिए गए वहाँ से लिंक कर लो। ठीक है, और वीडियो को पूरी देखो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछ दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो CPM होता है, ठीक है, CPM में कौन सी अप्रोच लेते हैं, ठीक है, क्या अप्रोच इसमें फॉलो करते हैं, जो कि आज दोबारा भी बताया हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना। ठीक है, अब बात करते हैं टेलीग्राम, इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, जैसे अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको है तो उसे शेयर करो मुझसे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।